हाँ तो जय हिंद दोस्तों। आज अपन मधुमक्खी में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है उसकी चर्चा करेंगे। तो देखो, मनुष्य में लिंग निर्धारण जब होता है तो नर और मादा दोनों की नर जर्म कोशिका और मादा जर्म कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है और शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। और शुक्राणु और अंडाणु दोनों में गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो जाती है। मतलब नर में 46 है, मादा में 46 है, तो शुक्राणु और अंडाणु में कितनी कितनी हो जाती है? 23 हो जाती है। और उनसे जब नई संतति बनती है तो उस संतति के अंदर गुणसूत्रों की संख्या, बच्चे में गुणसूत्रों की संख्या 46 हो जाती है, क्योंकि 23 तो शुक्राणु मिले और 23 अंडाणु से गुणसूत्र आए, तो दोनों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 46 होगी। तो संतति में गुणसूत्रों की संख्या 46 आती है। लेकिन याद रखना, मधुमक्खी के अंदर ऐसा नहीं होता है। मधुमक्खी के अंदर नर में है ना, गुणसूत्रों की संख्या, नर में गुणसूत्र कितने होते हैं बेटा जी? याद रखना, 16 होते हैं। और मादा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है, 32। मादा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। और नर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है, 16 होती है। ठीक है, चलो अब युग्मक निर्माण जब होगा तो देखना, मादा में जब युग्मक निर्माण होगा तो अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस डिफ्यूजन होगा और गुणसूत्रों की संख्या 16 हो जाएगी। किसमें? युग्मकों में। मादा के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितनी कितनी हो गई है? 16 हो गई है। ठीक है, लेकिन याद रखना, नर के अंदर, मधुमक्खी में, नर में जब युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मक बनते हैं, तो समसूत्री विभाजन होता है, न कि अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। और गुणसूत्रों की संख्या युग्मक में कितनी आ जाती है? 16 आ जाती है। ये बात तो ठीक है कि मादा युग्मकों में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी आ गई है? 16 आ गई है। और नर युग्मक में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी आ गई है? 16 आ गई है। लेकिन जब लिंग निर्धारण होता है, लिंग निर्धारण होता है तो देखो, ये 16 गुणसूत्र, एक जो 16 गुणसूत्रों का युग्मक है वो क्या करता है? मादा युग्मक है, वो इस नर युग्मक से मिलता है और दोनों के मिलने से एक 32 कोशिका वाली संरचना तैयार होती है। और 32 तो देखो गुणसूत्र किसमें है? 32 गुणसूत्र तो मादा में है। तो ये मादा मधुप का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, मादा मधुप का निर्माण होता है। लेकिन नर कैसे बनता है? तो ये जो 16 गुणसूत्रों वाला अंड है, युग्मक है, ये निषेचन नहीं करता है, निषेचन नहीं करता है। तो बिना निषेचन के युग्मकों, बिना निषेचन के नई संतति का विकास होना तो पार्थेनोजेनेसिस है, अनिषेक जनन है, अनिषेक जनन है। बिना निषेचन के ये जो मादा अंड है ये नर में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? नर में, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 16 है। अनिषेक जनन की प्रक्रिया, पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया द्वारा ये जो मादा मधुप है, मादा जो अंडाणु है, वो किसमें बदल गया? नर में बदल गया है। किसमें बदल गया? नर में बदल गया है। और अब इसको अपन नर पुंधूम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंधूम कहते हैं। और मादा को मादा मधुप। तो मादा में तो देखो, नर और मादा दोनों के लक्षण आए हैं। मादा में तो नर और मादा दोनों के लक्षण आए हैं। तो इसमें तो ये जो मादा बनी है, इसमें तो आधे गुणसूत्र किसके हैं? नर के हैं, और आधे किसके हैं? मादा के हैं। तो ये तो ठीक है। लेकिन ये जो नर बना है, ये जो नर बना है अनिषेक जनन से, इसमें देखो, इसमें नर के तो कोई लक्षण ही नहीं आए, नर के लक्षण नहीं आए ना। तो ऐसा माना जाता है मधुमक्खियों के अंदर कि इनमें पिता तो कभी हो ही नहीं सकता। नर का ना, नर का कोई पिता तो हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं? देखो, केवल और केवल क्या है? मादा है, मादा युग्मक है। और मादा युग्मकों से किसका निर्माण हो गया है? नर का निर्माण हो गया है। तो मधुमक्खियों के अंदर जो नर होता है उसका कभी कोई पिता नहीं होता है, याद रखना। अच्छा, उनका पिता तो नहीं है, लेकिन ये जो 32 गुणसूत्रों वाली अब मादा बनी है, इसमें आगे युग्मकों का निर्माण होगा तो 16 बनेंगे। और इन 16 में से एक क्या बनेगा?
नर बनेगा, जो नर पुम धूम होगा। अब इसका ये देखो, ये है ना, तो इसका तो पिता है, इसका पिता तो ये है। तो मधुमक्खियों में नर का कभी पिता नहीं होता है। हाँ, इनका दादा हो सकता है, बिल्कुल। क्यों? इसका तो था, इसका पिता था, है ना, तो इसका पिता है। तो मधुमक्खियों के अंदर नर का कभी, याद रखना, पिता नहीं होता है, दादा होता है। क्या होता है? दादा होता। दादा और पोता का संबंध है वो लगातार चलता रहता है, पिता नहीं होता। हाँ, मादा का पिता और माता दोनों होते हैं, क्योंकि माता में आधे गुणसूत्र हैं वो नर से आते हैं, और आधे गुणसूत्र किससे आते हैं? माता से आते हैं। ठीक है। अच्छा, इस प्रकार का जो लिंग निर्धारण है उसको अगुणित द्विगुणिता लिंग निर्धारण कहा जाता है। मनुष्य में तो किस प्रकार का है? मनुष्य में तो किस प्रकार का है लिंग निर्धारण? आधे गुणसूत्र नर से और आधे गुणसूत्र मादा से आते हैं। लेकिन यहां देखो, एक में तो आधे गुणसूत्र है वो नर और मादा से आ गए, लेकिन एक में है वो आधे के आधे ही रह गए हैं गुणसूत्र। तो नर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? यहाँ 16 ही रहती है परमानेंट। तो इसको अगुणित द्विगुणिता लिंग निर्धारण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगुणित द्विगुणिता लिंग निर्धारण कहा जाता है। तो मधुमक्खियों के अंदर इस प्रकार से लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है बेटा जी। इसमें मादा युग्मकों का निर्माण होता है तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, और नर युग्मकों का निर्माण होता है तो समसूत्री विभाजन होता है। जबकि मनुष्य के अंदर तो युग्मक निर्माण में चाहे नर हो और चाहे मादा हो, दोनों के अंदर अर्धसूत्री विभाजन ही होता है, और शुक्राणु और अंडाणु दोनों क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। लेकिन यहाँ शुक्राणु जो नर युग्मक बना है उसमें गुणसूत्रों की संख्या नर के समान ही है, तो यहाँ ये अर्धसूत्री विभाजन नहीं होके कौन सा विभाजन है? समसूत्री विभाजन है। याद रखना, 12th क्लास के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में आने की संभावना है। एक साल बेटा जी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पुम धूम क्या है? पुम धूम क्या है? तो क्या लिखेंगे अपन? पुम धूम क्या है कि मादा में अर्धसूत्री विभाजन होने के पश्चात बने दो युग्मकों में से एक युग्मक अनिषेक जनन क्रिया द्वारा, अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस द्वारा नर में बदल जाता है। इसी नर को पुंधुम कहा जाता है। इसी नर को क्या कहते हैं? पुंधुम कहा जाता है। किस प्रकार का लिंग निर्धारण है? तो अगुणित द्विगुणिता प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। ओके बेटा जी, थैंक यू।